आज़मा, अस्थमा जिसे हम हिंदी में दम्मा, जो कि फेफड़ों से उत्पन्न श्वसन अव्यवस्था की वजह से होती है। यह दम्मा जो है नॉर्मली हमारे नोज़ को दम्मा के रोगी के लिए हमें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी ये कठिन या फिर जो इम्पॉसिबल हो जाती है। अगर सही इलाज में देरी हो जाए तो दम्मा जो है ये जानलेवा हो सकता है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन जैसे का ये इफ़ेक्ट के कारण भी हमें दम्मा जैसी हमारे जो रेस्पिरेटरी रोग होते हैं ये चिंताजनक रूप से फैलते जा रहे हैं। ये दम्मा का जो प्रहार है वो आमतौर से 5 से 11 साल के बीच के बच्चे में होती है और ये हमारे रेस्पिरेटरी के दौरान जिस एयर पासेज हवा से हम सांस लेते हैं वह नाक, गले और फेफड़े में जाती है। दम्मा तब होता है जब वायु का जो रास्ता है उसमें फेफड़े तक बढ़ जाता है और वो आसपास की जो मसल्स है उनके आसपास की मसल्स को कसने लगता है। इससे हमारा बलगम जो बनता है जिससे हमारा वायु का जो एयर पासेज होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और जो आगे फेफड़ों में ऑक्सीजन को कम कर देती है। इसके रूप में हमें देखने को मिलता है कि दम्मा के दौरान हमें खांसी जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। दम्मा के लक्षण जो है वो खांसी, विशेष रूप से रात के समय हमें हँसी और साँस लेते वक़्त होना, घरघराहट सी आवाज़ आना, साँस लेते समय सीटी जैसा आवाज़ निकलना, साँस की तकलीफ़ और छाती में एक कॉन्ट्रैक्शन जैसा महसूस होना, थकावट या थकान का एहसास होना या विभिन्न प्रकार के दम्मों का लक्षण अलग-अलग होता है। तो यह इसके प्रकार जो हैं वो कुछ मेजर और कुछ माइनर भी हमारे सांस नली जो ब्रोंकियल होते हैं उसमें दम्मा एक तरह का ज़्यादा पाए जाने वाला सामान्य प्रकार का दम्मा है। यह फेफड़ों का जो मुख्य एयर पासेज जो नली है उसमें को वो इफ़ेक्ट करती है, जो अन्य प्रकार के दम्मा को जो है उसमें शामिल रहती है। जैसे कि बलगम में हुआ दम्मा, जैसे कि वयस्क अवस्था में शुरू होता है दम्मा, एलर्जी दम्मा या फिर रात सोते समय उस समय हमें ये आता है। दम्मा का कारण जो है चूँकि अभी तक एक कुछ विशेष कहा नहीं गया है, दम्मा के किसी एक कारण को चिन्हित नहीं किया जा सकता है और इसके टेस्ट के बाद ही हमें पता चलता है। कुछ हमारे हेरिडेटरी होते हैं जो दम्मा से ग्रसित माता-पिता के बच्चे को ये संभावना बढ़ जाता है और कुछ मौसम का इन्फेक्शन की वजह से होता है। जिन लोगों को बचपन में वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन का खतरा होता है उन्हें दम्मा होने का खतरा अधिक रहता है। या फिर आरोग्य शास्त्र की जो है, जैसे कि अगर हम कोई बैक्टीरिया के पर्याप्त रूप से अगर हम देखते हैं, संपर्क में आते हैं, नहीं आने पर भी वजह से शिशु को कमज़ोरी जो हमारा इम्यून होता है उसकी उत्पन्न होती है, जिस वजह से यह बाद में बच्चों में वर्ष में बच्चे को दम्मा में चपेट में आ जाती है। ना सहने वाले पदार्थ के अगर हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे बार-बार हमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे शरीर में थोड़ी सी स्वेलिंग या फिर अन्य कुछ ऐसा एबनॉर्मल टीज़ के कारण बनने वाला जो पदार्थ, जैसे कि नियमित संपर्क में अगर हम दम्मा के कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट का तो भी हमें होने की संभावना रहती है। अस्थमा का कारण जो है वो श्वास नली में संक्रमण, जुकाम या फिर फेफड़ों में भी स्वेलिंग होने की वजह से या फिर बढ़ी हुई हमारा जो कार्यकलाप में से एक्टिविटीज़ है श्वसन नली को अधिक कठिन बना सकती है। दम्मा के रोगी जो है वो केमिकल धुएँ या फिर मजबूत गंध, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग धुएँ या फिर इसी तरह के उत्तेजित पदार्थ जैसे चीज़ों के कारण भी देखने को मिलता है इसका। मुश्किल मौसम में स्थिति उच्च या फिर ठंडे का मौसम में ये देखने को मिलता है। ज़ोर से हँसना, चिल्लाना या कोई भी अगर हम फिज़िकल विस्फोट जैसे साँस लेने का हमारा जो दर है वो बढ़ जाता है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो किसी भी प्रकार का जाँच दम्मा का पता नहीं लगाती है। कई प्रकार से कुछ जो उनका मापदंड होता है उस जैसे कि दम्मा की समस्या की वजह से क्या दम्मा है, परिवार में अगर कोई चिकित्सक इतिहास में अगर देखा जाता है कि परिवार के सदस्य की वजह से परिवार के अन्य सदस्य को दम्मा होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अगर हम फिज़िकल चेकअप करें तो जांच के लिए हमें स्टेथोस्कोप का उपयोग करें, या फिर एक्जिमा जैसे एलर्जी का जो अगर हमें रिएक्शन देखने की वजह से त्वचा का अगर हम जांच करते हैं, एलर्जी में दमा का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम उनका रेस्पिरेटरी चेक करें तो फेफड़े के अंदर और बाहर का जो वायु है उसे मापने के लिए हमें एल्वोलाई संबंधित कुछ जांच जैसे इस स्पेरोमेट्री का यूज़ किया जाता है। उपचार की बात करें तो उपचार जो है वो विभिन्न प्रकार के दमा का इलाज में, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम प्राइमरी अगर हम इसका ट्रीटमेंट या इसका बचाव के लिए दमा को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर रोगी का अगर पिछला अगर देखा जाए उनका पहले से क्रॉनिक कुछ रहा है अगर एलर्जी, तो उसके विचार से हमें दमा से हमें उपचार का फैसला पूरी तरह से ट्रीटमेंट का करना चाहिए। अगर हमारा अगर हम एक्सरसाइज से कर रहे हैं, अगर हम रेस्पिरेटरी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फेफड़े के अंदर और बाहर का जो एयर पासेज है वो दमा की समस्या को बेअसर कर दिया जाता है। प्राथमिक अगर ट्रीटमेंट की बात करें और बचाव के दौरान यह देखा जाता है कि उन्हें राहत प्रदान करती है। कुछ मेडिसिन जो है वो हमें लेने से बचाव, जो लिक्विड पदार्थों को वो सूक्ष्म जैसे कि उनमें कुछ बैक्टीरियल जैसे चीज़ों को वो न्यूरलाइजर जो है नेबुलाइजर या ब्रोंकोडायलेटर्स जो फेफड़े के जो मसल्स हैं उनको आराम के लिए हमें यूज़ करना, या फिर सूजन कुछ मेडिसिन हम यूज़ करेंगे जो स्वेल को कम कर सकता है। कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट का उपाय हमें दमा के लक्षण में 20 मिनट से अधिक समय तक जारी रखना चाहिए ताकि तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह ले सकें। कुछ लंबे समय तक हम नियंत्रण करने का कंट्रोल करने के लिए हम दवाई का यूज़ का हर रोज़ करते हैं और सालों तक लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें यह अस्थमा को रोका जा सके, कंट्रोल कर सके। इसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ केमिकल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए जो हमें सांस लेने के समस्या पैदा कर रही है, और धूल जैसे कि मोल्ड जैसे एलर्जी से दूर रहना चाहिए, या फिर एलर्जी के जो मेडिसिन है वो दमा के कारण खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं।